हेलो हेलो। तो सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग ने पिछले क्लास में बातचीत चैप्टर का क्या किए थे, तो चैप्टर यानी अबाउट चैप्टर बोले तो लेखक के बारे में देखे थे और उससे संबंधित जितने सारे ऑब्जेक्टिव थे उसको किए थे। इस चैप्टर में क्या है, तो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं ताकि हम लोग का पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से आता है और कहाँ से बनाया जाता है, इसके पढ़ने से पता चलेगा। अगर ये क्लास आप लोग को बोरिंग टाइप से लगेगा तो उस टाइप से पढ़िएगा, तो बोरिंग टाइप से लगेगा कि अगर इतना एक्सप्लेनेशन अगर डायरेक्ट याद करना चाहते हैं तो एक्सप्लेनेशन देखिएगा नहीं तो वो बेकार हो जाएगा, वो रटने जैसा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन यानी कि देखने से क्या फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव कहाँ से निकाला है, किस और सब्जेक्टिव जो कहाँ से निकाला है और कहाँ से लिखा गया है, ये इससे पता चलता है। और इस चैप्टर में क्या क्या के बारे में, क्या चीज के बारे में पढ़ना था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पूरा चैप्टर अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव रटने का जरूरत नहीं होगा। आपको ऑब्जेक्टिव पता चलना चाहिए कि कहाँ से चैप्टर उठाया गया है, कहाँ से मतलब कि ऑब्जेक्टिव आया है और किस चैप्टर में कितने बारे चीज के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। तो बातचीत क्या है, तो बातचीत एक क्या है, निबंध है जो इनका लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। इनका लेखक कौन है, तो बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। जिनका जन्म होता है 1844 ईस्वी में होता है। इनका जन्म होता है 1844 ईस्वी में। इसकी रचना होता है कितना, मतलब कि जो जन्म होता है 1800 कितना 44 ईस्वी में, 23 जून 1844 ईस्वी में होता है। देखिए बातचीत का पैराग्राफ 1 में क्या लिखा गया है। वो बातचीत है उसको पैराग्राफ 1 में क्या लिखा गया है कि इसे तो सभी, ये तो सभी प्रकार के करेंगे, मतलब इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, यानी कि बातचीत को क्या है, मतलब इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। उसे क्या कहते हैं, उनमें से क्या है, तो वाक शक्ति भी है। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में जी कि जो हमें जो स्वीकार करेंगे उनमें से प्रत्येक शक्तियां जो मतलब कि वरदान में की गई भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। तो ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, तो वाक शक्ति दिया है। ये पूछा जाएगा कि ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, तो एक वाक शक्ति दिया है। यानी कि ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, तो एक वाक शक्ति दिया है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा कि ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है, तो वाक शक्ति दिया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियां में अविकल अवकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि क्या कहलाता है। यानी कि हम लोग में अगर वाक शक्ति ना होती, क्या हम लोग में अगर वाक शक्ति ना होती, यानी कि क्या वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य क्या होता, तो नहीं जानते मनुष्य क्या होता, तो गूंगी सृष्टि प्रतीत होता। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जी कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, तो ये संपूर्ण संसार क्या होता, तो गूंगी यानी कि सृष्टि क्या होता, गूंगी प्रतीत होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। और सब्जेक्टिव में भी आता है कि यदि हम में वाक शक्ति नहीं होता तो क्या होता, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होते तो ये संसार क्या होता, तो गूंगी, ये मतलब पूरी सृष्टि क्या होगी, तो गूंगी प्रतीत होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कह रहा है कि सब लोग लूंज पुंज से हो बने, मतलब लूंज पुंज हो मानो कोने में बैठे दिए गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव अपनी अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, उसे अवाक होने के कारण क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कुछ ना कह सकते थे और नहीं सुन सकते थे। वाक शक्ति क्या है, बोलने की वाक शक्ति क्या है, तो बोलने की शक्ति को क्या कहा जाता है, वाक शक्ति कहा जाता है।
और अविकल क्या होते थे? अविकल का मतलब क्या होता है? व्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित करना। ये अविकल का मतलब होता है व्यवस्थित होना यानी बैठना। सृष्टि का मतलब क्या होता है? तो संसार होता है। सृष्टि का अर्थ क्या होता है? संसार। लुंज पुंज मतलब क्या होता है? स्थिर रहना, यानी कि जो कोने में बैठकर लुंज पुंज रहता है। अवाक यानी कि मतलब वाक शक्ति, यानी बोलने बोलने की शक्ति हम लोग में न रहते तो सभी लोग क्या रहते हैं? स्थिर रहते। अवाक मतलब क्या होता है? मौन, जिसे कहता है नहीं बोलने वाला को क्या कहते हैं? अवाक। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्या कह रहा है? पैरा 2 में इसमें क्या क्या है? इसमें क्या चीज का चर्चा है कि संत मत दर्शन के अनुसार इंद्रिया कितनी होती है? तो इंद्रिया हमारे कितनी होती है? तो 14 होती है। पूछा जाएगा कि इंद्रिया कितना होता है? तो 14 होता है। कि सतमत दर्शन के अनुसार इंद्रिया कितनी होती है? तो 14 होती है। 5 इंद्रिया आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 इंद्रिया कौन है? तो आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रिया कौन है? तो 5 कर्मेंद्रिया क्या आते हैं? क्या है? तो हाथ पैर मुंह गिरदा गुदा और लिंग और 4 अंतकरण में कौन है? तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जितने पॉइंट को हाईलाइट करेंगे बस उसको याद करना और ज्यादा के नहीं याद करना, ठीक ना? ठीक है। ठीक है, क्या कह रहा है? इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में से स्पीच, वाक्क्रियता और बातचीत दोनों है। यानी कि इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच क्या है? तो वाक्क्रियता और बातचीत में दोनों में है। किंतु स्पीच से बातचीत का क्या मतलब बातचीत का ढंग ही निराला है। यानी कि स्पीच से बातचीत का क्या है? ढाला ही निराला है, ढंग ही क्या है? तो निराला है। बातचीत में बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि बातचीत में क्या होता है? तो नाज नखरा का जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में क्या किसका जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो नाज नखरा का जाहिर करने नहीं मतलब नहीं किया जाता है, नहीं दिया जाता है बातचीत के जरिए। बोलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बातचीत के दौरान हमें क्या मतलब कि जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है? तो नाज नखरा का जाहिर करने नहीं दिया जाता है। और वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर क्या पाता हुआ पुलपिट पर खड़ा हो और पुण्यवाचन या नंदी पाठ की भांति घड़ियों तक मतलब क्या होता है? सावन मजलिस चेयरमैन लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह क्या वक्तृता का आरंभ करे, जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकलती की ताली ध्वनि से कमरा क्या होता है? गूंज उठता है। तो ध्वनि से क्या होता है? तो कमरा गूंज उठा। वक्रेता क्या बोलता है? बोलने की कला को क्या कहते हैं? वक्रेता कहते हैं। पुलपिट क्या होता है? तो पुलपिट एक मंच होता है। पुण्यवाचन क्या होता है? तो देव कार्य को अनुष्ठानों के पहले क्या कहते हैं? पुण्यवाचन। मंगल के लिए पुण्यवाहन शब्द का 3 बार कथन है। 3 कथन कौन है? तो नंदी पाठ है। नाटक के शुरू में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। नाटक के मतलब शुरुआत में होने वाला पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ। ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नाटक के प्रारंभ यानी कि शुरू में होने वाले को क्या कहते हैं? तो नंदी पाठ कहते हैं। स्वर में पढ़ा जाने वाला 8 या 12 पर पद मर्म रहस्य स्तुति प्रशंसा और चुटीली कटाक्षपूर्ण मजेदार। इसीलिए वक्ता को ख्याल मखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्रता में मतलब लाना ही पड़ता है जिसमें करदल ध्वनि अवश्य हो। जिसमें क्या होता है? करदल ध्वनि अवश्य हो। ख्याल मखा बिना मतलब के करतल ध्वनि दोनों फैली हुई हथेलियों की पीटने से क्या उत्पन्न शब्द होता है? क्या करता है? तो उत्पन्न शब्द होता है। पैरा 2 में क्या कहा कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है। मतलब कि क्या है? कि वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है और न ही लोगों के
कहाने के उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, मतलब संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, मुस्कुराहट से होठों पर क्या केवल फड़फड़ाना मतलब उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। तो ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्पीच का क्या अर्थ होता है, मतलब स्पीच का उद्देश्य क्या है। स्पीच का उद्देश्य क्या है, तो स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले मतलब सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है। ये पूछा जाएगा कि स्पीच का उद्देश्य क्या है, तो सुनने वाले में जोश और उत्साह का क्या पैदा करना है। घरेलू बातचीत रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है, तो मन रमाने का ढंग है। उसमें स्पीच की बस संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। जिसमें संजीदगी है कि जो बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। संलाप क्या है, तो दिल की बात या मन मन रमाने यानी मन बहलाना। संलाप क्या है, दिल की बात या क्या कहते हैं मन रमाने, मतलब क्या होता है मन बहलाना। संलाप का अर्थ होता है दिल की बातें, और मन रमाने मतलब क्या होता है मन को बहलाना। बहलाना उसको कहते हैं मन रमाने। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है कि पैरा 3 में क्या है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उतन उतन उसको अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि जितने लोग खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, वहां बातचीत का भी उतने क्या होते अत्यंत आवश्यकता होती। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या होता है, तो पड़ता है। तो ये पॉइंट यहाँ से डायरेक्ट याद रखिएगा कि जो जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए क्या हो जाता है, तब भाप बनकर क्या हो जाता है, तो बाहर निकल पड़ता है। ये लाइन उठाकर डायरेक्ट दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है। या तो यह डायरेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और सब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि कौन सा है जो धुआं और मवाद बनकर क्या मतलब बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या होता है, तो बाहर निकल पड़ता है, तो मवाद या धुआं। चिंता हल्का और स्वच्छ को परम आनंद में मगन हो जाता है। बातचीत बातचीत का भी एक क्या है खास तरह का मजा होता है। जिसको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना को भी छोड़ देता है। आगे क्या कह रहा है कि बैठते हैं अपना बड़ा हर्ज कर देना, उन्हें पसंद आता है पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बदुदा लोगों ने पढ़ा है होगा, मतलब बधुता लोगों ने क्या पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य, ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब कि पॉइंट है जी, ऑब्जेक्टिव एकदम बनना तो बनना है कि रविंसन क्रूसो ने मतलब 16 वर्ष तक मतलब मनुष्य के मुख नहीं देखा था। कितनों वर्ष तक, 16 वर्ष तक। ये याद रखिएगा कि जो रविंसन क्रूसो है वो कितने वर्ष तक मनुष्य के मुंह नहीं देखे थे, तो 16 वर्ष तक। कि वह एक ऐसा व्यक्ति थे जो वह मनुष्य का मुंह 16 वर्ष के बाद ही सुने थे। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थे। 16 वर्ष के उपरांत, और पूछेगा किससे सुना था, मतलब 16 वर्ष के बाद तो सुने थे और सबसे पहले किससे सुने थे, तो फ्राइडे के मुंह से। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। एक बात सुनी, यद्यपि उसने अपनी जंगली की बोली में कहा था, और किस भाषा में, तो जंगली भाषा में। ये भी याद रखिएगा कि फ्राइडे के मुंह से सुना था, मतलब कि रविंसन क्रूसो फ्राइडे के मुंह से पहली बात तो सुना था कितना वर्ष में, तो 16 वर्ष में। और किससे, तो फ्राइडे से। और किस भाषा में, तो जंगली भाषा में। ठीक। पर उस समय रविंसन क्रूसो को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पाया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बधुता अक्सर चोला एक प्रकार का बहुत लंबा और धारीदार पहनावा है, जो प्राय क्या होता है साधु या शांत आदि पहनने है या तन है। आगे क्या कह रहा है, आगे देखिएगा।
कह रहा है कि फ्राइडे डेनियल डेफो के 1719 के उपन्यास, देखिए क्या कह रहा है कि जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे क्या है, तो जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्रेम से बातें करने की कितनी लालसा रहती है कि अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे का क्या करते हैं, दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय पर ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये डायरेक्ट लाइन याद रखिएगा जी, कि क्या, जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये सब्जेक्टिव में लिखने के आता है जी 2 नंबर वाला में, और ऑब्जेक्टिव में ही आ भी सकता है कि सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण दोष क्या होता है, प्रकट नहीं होता है। बेन जॉनसन का कहना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, कि बेन जॉनसन क्या कहते हैं, कि बेन जॉनसन का कहना है, बेन जॉनसन के क्या कहते हैं, बोलने से ही मनुष्य का रूप का क्या होता था, साक्षात्कार होता है, कि यानी बोलने से ही मनुष्य का रूप का क्या होता था, साक्षात्कार होता है। यानी बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जाना पड़ता है। क्या बोला है कि सच है, जब तक मनुष्य बोलता है नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। और अगला पॉइंट क्या है, बेन जॉनसन क्या कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, किसने कहा था कि मनुष्य बोलने से ही रूप का साक्षात्कार होता है, तो बेन जॉनसन ने। आगे क्या है कि पत्र मतलब व्यवहार क्या होता है, पत्र व्यवहार में पत्रों से बातचीत करना, और साक्षात्कार का मतलब आमना सामना करना। लालसा का मतलब ये होता है इच्छा, और अभिनांत्रिक भाव से कहता है मन के अंदर की बात। ये सब नए भी याद करिएगा तो चलेगा, ठीक है, अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या कह रहा है, पैरा नंबर 4 की इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है, ये भी पूछता है कि एडिसन के क्या कहते हैं, कि एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच, तो असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है, तो केवल 2 व्यक्तियों के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। जिसका तात्पर्य जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तो तभी एक दिल खोलकर मतलब एक दूसरे सामने खोलते हैं, जब 3 हुए तब 2 की बातें कोसों दूर हो गई। कहा भी जाता है कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। दूसरे की यह भी किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही, या तो वे दोनों से अपने बातचीत में क्या होता है, निरस्त हो बैठेंगे, या उससे क्या हो जाएगा, तो निपट मूर्खा अज्ञानी समझ बनाने में लगेंगे। एडिसन क्या है, तो एडिसन इंग्लैंड के एक महान निबंधकार है, और निरस्ता मतलब रोक देना होता है, और निपट मूर्ख मतलब पक्का मूर्ख, जो जो पूर्ण रूप से मूर्ख होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पक्का मूर्ख। पैरा नंबर 5 में क्या है कि जैन धर्म यानी कि पैराग्राफ, जैन धर्म जैन गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन आस-पास साठ के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी क्या होता है, गर्म हो जाती है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे होते हैं तो एक का गुप्त और असर दूसरे का पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे के देखे भी नहीं। तब बोलने को कौन कहे कि एक शरीर की विद्युत दूसरे से प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का तो इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इसे कौनो ना स्वीकार करेगा, इसे कौन नहीं मतलब स्वीकार करेगा। अस्तु क्या है, जब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहे मानो कि एक त्रिकोण बन जाता है। 3 लोगों की बातचीत क्या होता है, तो त्रिकोण बन जाता है। आगे क्या है कि 3 चित्त मानो कि 3 कोण, मतलब 3 चित्त को मतलब मानो 3 कोण, और तीनों की मनोवृत्ति के प्राशनन की धारणा, तीनों के प्राशनन की मतलब की धारा, मानव त्रिकोण मतलब मानव त्रिकोण की 3 रेखाएं, गुपचुप असर तो उन तीनों पर परस्पर होता है। जो बातचीत 3 में की गई है वह मानो अंगूठी के नख के समान, यानी 3 लोगों की बातचीत क्या होते है, तो अंगूठी के नख के समान होता है। उपरांत जब 4 आदमी हुए
तब बिल बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता है। खुल के बातें ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के अच्छे लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक बातचीत की केवल राम रमौल कहा जाता है। कितने 4 लोगों से अधिक की बातचीत क्या कहा गया है? तो राम रमौल कहा गया है। कि 4 लोगों के अधिक की बातचीत को क्या कहा गया है? तो राम रमौल कहा गया है। 3 चित्त मतलब कि क्या? सचेता मतलब चेत और अचेतना, मनोवृत्ति, व्यवहार और प्रवचन, आगे बढ़ना, अंगूठा में नख, कीमती बेतलु बेतक बेतकल्लुफ़ी में बिना किसी प्रकार के तकल्लुफ़ 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 या दिखावटी शिष्टाचार के राम रमौल औपचारिकता वाली बातचीत के समय बिताने के लिए। आगे क्या कह रहा है? चेतन में क्या है कि यह मन का लगभग 10% होता है। चेतन मन एक्टिव माइंड होता है। हमसे जो भी बात कही जाती है हमें बताई जाती है। जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम पहली बार करते हैं तो उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं। जैसे आप अगर कार चलाना जानते हैं तो वह पहली बार ड्राइविंग सीख रहे होते तो काफी क्या होता है? डरे हुए होते हैं। अब चेतना में क्या है कि अब चेतन मन को समझने के लिए हम कार चलाने के एग्जाम्पल को ही आगे बढ़ते हैं। जब हम कार चलाने अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो कार चलाते समय क्या होता है? मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब ब्रेक लगाने होते हैं तो ब्रेक लगाते समय क्या उस न्यूज को नोटिस नहीं करते हैं। सब एक तरह के ऑटोमेटिक हो जाता है। कार चलाते हुए, फोन पर बात करते हुए, बगल में वाले व्यक्ति से बात करते हैं, साथ साथ ब्रेक लगाते हैं, यानी कि गियर बदलते हैं। ये सब स्वतः ही ये सब स्वतः ही हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि हमारी जो हैबिट बन जाती है। और हैबिट हमारा क्या है? तो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड है के कारण ही होता है। जैसे खाना खाने की आदत, अगर हम अंधेरे में भी कुछ खाएं तो वह हमारे मुंह में ही जाएगा, नाक में नहीं जाएगा। खाएं और सांस लेने के लेकर पचाने और यादें बनाने तक। अब चेतना अब चेतना का मन जब किसी चीज को मन लेता है तो और अब चेतना मन मान लिया तो आपकी कार चलाना सीख लिया, तो आप बिना डरे कार चलाते हैं। जब हमारा अवचेतना मन किसी चीज को मान लेता है तो वह रियलिटी में ढाल देता है। यह तो सन सबकॉन्शियस माइंड की क्या होता है कि पावर है। चाहे वह चीज की हमारे लिए इच्छा हो या बुरी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब चेतन में क्या है कि अब चेतन एक प्रकार का निष्क्रिय मन है। यहाँ कुछ नहीं होता है, यह बवंडर गिरी है। हमारा अब चेतना या चेतन मन जब इन वस्तुओं विचारों जैसे कि किसी का सांस मनना, देखिए किसी की सांस करता, अब चेतन उसकी सप्लाई कर देता है। नोट में क्या फ्राइड ने बिल्कुल सही कहा था। फ्राइडे ने बिल्कुल ही सही कहा था कि एक एक हिमखंड की तरह होता है जिसकी 10% हिस्सा की ऊपर दिखाई देता है, 90% भाग पानी के अंदर छिपा होता है। ज्ञान मन चेतन तो केवल छोटी सी द्वीप के समान है, पर चारों तरफ फैला महासागर अज्ञात अवचेतन मन है। यही अज्ञात मन का सब कुछ है। आगे क्या कह रहा है? उसे हम संलाप नहीं कह सकते हैं। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुड्ढों की बातचीत पराया जमानों की शिकायतों पर हुआ करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो बुड्ढों की बातचीत जब पराया किसके समान होता है? तो कि जमानों की शिकायतों पर हुआ करती है। बेबावा आदमी के समय ऐसे दास्तान शुरू करते हैं जिसमें चार सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत बीत जाने पर भी अंत ना होगा। यानी कि दोपहर होने के बाद भी उनका क्या होगा? खत्म नहीं होगा। प्राय अंग्रेज राज्य प्रदेश और पुराने समय में रीति रिवाज अनुमोदन और इस समय सब भली लायक
नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। पार में क्या 3 घंटे का समय अनुमोदक समर्थन प्रकरण विषय। क्या करिएगा ना कि आप लोग ऑडियो की तरह मतलब कि आप मोबाइल को अगर स्क्रीन बंद करके मतलब स्क्रीन नहीं बंद करके स्क्रीन को पलट करके ऑडियो भी सुनते रहिएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने से थोड़ा आँख भी दर्द होता है। तो क्या करिएगा, सिर्फ सुन लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आगे क्या करा कि पढ़े लिखे ये लोग शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर नाच करेंगे, अपनी लिकायत नशे में चूर। हम चूरे दिगनी नेस्ते अखड़ का चर्चा छेड़ेंगे। हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ मतलब क्या, हम दो सहेलियों के बीच कुछ जायका ही निराला है। पूछेगा हम दो सहेलियों की जो बातचीत है, हम दो सहेलियों की बातचीत का कुछ ऐसे जायका के निराला जो रस का समुद्र मानो उमड़ रहा है। तो रस का समुद्र उमड़ जाता है किसके बातचीत करने पर, तो हम दो सहेलियों की बातचीत का मतलब रस का समुद्र क्या होता है, उमड़ता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा की रस सनी बात सुनने के कभी भाग्य लड़ा है। शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और संस्पार, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन स्टार्ट मिल और एडवर्ड स्पेंसर, लियाकत में योग्यता हम चुनी दिगरे नेस्ट पर्शियन, हमारे जैसे क्या कोई दूसरा नहीं, रस आनंद। आगे क्या कह रहा है कि दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण है बहु बेटी वाले बहु बेटियों हुई बट बड़े बहु बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों को गिला शिकवा होगा, या वो बिरादर मतलब बिरादरानी का कोई ऐसा रमसरा छेड़े बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोड़े दांत निकाल लड़ेगी। लड़का की बातचीत खिलाड़ी हुई तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद कोई सलाह घटेंगे जिसके उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलेगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायतों या तारीफ किया अपने सहपाठियों में किसी गुण या अवगुण का कथोपकथन होता है। आगे क्या करा कि पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो उसका भी अपने सामने दूसरे के कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो तभी बिल्ली का सा स्कूल भर कर अपना मतलब गुरु ही मानेगा। इसके अलावा बातचीत की बहुत सी किस्में हैं। राज कागज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत के दो मित्रों में प्रेमालाज इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़कों वालों की ओर से एक आदमी क्या होता है, बीच वही होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। बोध कमजोर ये मतलब बोध के मतलब होता है कमजोर होता है। प्रेमार्य मतलब प्रेम के बारे में बातचीत होता है, उसे प्रेमार्य कहा। आगे क्या है कि उसी दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया। यानी अमुक के लड़की और अमुक के लड़के के साथ क्या हो गया, तो विवाह पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ हो जाती है। मतलब चंडू खाने की बातचीत भी निराला होती है। निदान बात करते करने अनेक प्रकार का क्या होता है, ढंग होता है। आगे क्या कह रहा है कि यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यूरोप में बात करने का हुनर होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यूरोप में बातचीत करने की कला को क्या कहा जाता है, तो हुनर या कला होता है। हुनर का मतलब होता है कला, यानी यूरोप में लोगों के बातचीत करने के हुनर या कला को क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यहाँ तक बड़ा है कि स्पीच और लेख दोनों में से नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसका पूर्ण शोभा किसमें है, तो काव्य कला के प्रवीण विद्वान मंडली में ऐसी चतुराई प्रसंग छोड़े जाते हैं जिनसे सुनकर अत्यंत सुख मिलता है।
सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बातचीत करने वालों की लिकायत अथवा पंडिताई के अभिमान का कपट कहीं एक बात भी प्रकट हो। वर्णन क्रम का जो राशाभास है पैदा करने वाला, शब्द को बरकते हुए एक चतुर शायने अपने बातचीत को सरस रखते हैं। प्रवीण तेजी विद्वान मंडलित विद्वानों की जो टोली श्रापंग संक्षिप्त, ये सब अर्थ है। आगे क्या है कि वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में जिस मतलब कि शास्त्र करते हैं, मतलब शास्त्र करते हैं, मतलब कभी अबेगा ही नहीं। मुर्गा और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समाज उनकी नीरव काम को सरस एवं संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। वरना कपट और एक दूसरे के क्या अपने पंडितीय के प्रकाश के क्या होता है, बाद में प्रसाद करने का संघर्ष आदि शराबा का सामग्री वहां बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक मतलब काँव काँव करते रहेंगे, कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े बड़े काम इसी तरह के पहले 2-4 दिलों की दोस्ती की बातचीत से शुरू किए गए। उपरांत बढ़ते बढ़ते यह बढ़े कि हजारों मनुष्य में मतलब मनुष्यों की उनसे क्या जीविका चलाने और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। आगे कह रहा है कि 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत की अवश्य कुछ न कुछ सारगर्भित होती है। तक सारगर्भित कितने उम्र के लोगों के बीच होती है? तब 25 लोगों से ऊपर वाले जितने भी लोग बातचीत करते हैं उसे सारगर्भित बताया गया है। अनुभव और दूरदेशी वाले खाली ने ना होगी और 25 से नीचे बातचीत यद्यपि दूरदर्शिता और अगौरव से नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास से ढेर सारे गुनी चढ़ जाती है। आगे क्वेश्चन क्या, आगे अगला पैराग्राफ में क्या कि यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत ही आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह के असंभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर मतलब हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हमें जाकर दूसरे को क्या कर दे, कृतार्थ करेंगे। पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी भी रसाभास होते देर नहीं लगता है, क्योंकि क्या है, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती है तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। क्या होगी? तो शिष्टाचार में त्रुटि होगी। आप लोग बोरिंग ना होइएगा जी। अगर ज्यादा बोरिंग हुए तो आप लोग क्या करेंगे, आईडियो आराम से हेडफोन लगा लीजिएगा, आप कम से कम स्टोरी जान लीजिएगा कि किस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर में क्या 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 चीज का चर्चा किया गया है। बस उतना भी जान लिए तो उतना नॉलेज काफी है। अगर हमें यहाँ हो गए हैं तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल होता है। कि बिना बुलाए जाना क्या होता है? तो अनादर का मूल होता है। पूछेगा कि बिना बुलाए जाने का आदर क्या होता है? तो अनादर होता है। बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जाने पर अपने मन माफिक व्यतीत ना किया गया हो तो मानो एक दूसरे के क्या होता प्रकार का नया घाव हुआ। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत करने का यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सकें ताकि वह आप बात कर लिया करें। मतलब खुद से बातें करना ये मतलब कि सर्वस्त्र है, मतलब कि सबसे अच्छा खुद से बातें करना है। आगे क्या करा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण में नए नए रंग दिखलाया करती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जी, यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रत्येक क्षण में नए नए रंग दिखलाया करती है, और वह पंचात्मक संसार का एक बड़ा आईना, भारी आईना है जिसमें वैसी चाहो ऐसी सूरत को क्या करते थे, देख सकते हैं। जैसे चाहो वैसी सूरत को क्या देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है, और जो एक से ऐसा चमिस्तान है
जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमिस्तान की सैर में क्या क्या दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी एक दूसरे का मोलाबी की कला की तक नहीं पहुंच सकता। मनोवृत्ति मन के छालने का बात के ढंग को मनोवृत्ति कहा गया है। अगला पैरा में क्या कह रहा है, श्रीधन संपदा भू अचल संपत्ति कीर्ति यश प्रसिद्धि या वाणी का सम्मुखता लीला आनंद उत्सव क्रांति सौंदर्य आवा विद्या मेधा बुद्धि विमला प्रदर्शिता उत्कर्षिता प्रेरणा और नियोजन ज्ञान और चीर विवेक क्रिया कर्मान्यता योग चितिल्य प्रावि अतुल्य एवं क्या है विनय अतुल्य विनय अधिक विनय सत अर्थात ईशान अधिक पय अनुग्रह उपकार। 16वीं कला क्या है, तो 16वीं कला में चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। 16वीं कला किसे कहता है, चंद्रमा की 16 कलाओं की 16वीं कला कहा जाता है, 16वीं कला कहा जाता है। जिसकी पहली कला है कि श्रेय धन संपदा एवं अंतिम कला उपहार। राम 12 कलाओं के ज्ञात थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने सभी 16 कलाओं में ज्ञाता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जिसमें 16 कलाओं का ज्ञान हो जाए वह व्यक्ति ईश्वर तुल्य हो जाता है। ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि 16 कलाओं का ज्ञान हो जाने वाला वह व्यक्ति क्या कहलाता है, ईश्वर तुल्य हो जाता है। यहाँ पर 16 कलाओं तक पहुंचने के अर्थ पराकाष्ठा पहुंच जाना अर्थात अंतिम छोर तक पहुंच जाना। बस 2 पैराग्राफ और बच रहा है कि इसी सैर का नाम ध्यान से मनोयोग की या चिंता को एकाग्र करना, जिसका साधन 1-2 दिन काम नहीं वर्षों के आभास मतलब के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक होकर अपने मन के साथ बातचीत कर सकेंगे, तब अभोग्य का वाक शक्ति मात्र दमने से क्या होगा, जाने तक कितने प्रकार का दमन हो गया। मनोयोग साधना चित्त का एकाग्र करना, मनो की किसी की काम करना। लास्ट पैराग्राफ क्या है कि हमारी जीवा कतरनी के समान। हमारी जीवा क्या है, किसके समान है, तो हमारी कतरनी के समान है, सदा स्वच्छंद चला करती है। इसे यदि हमें काबू में कर लिया तो क्रोधात्मा आदि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को के बिना प्रयास के जीत अपने बस में कर डाला। इसीलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधना या वाद साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर परमार्थ का एकमात्र सोपान है। तो ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन यहीं तक था जी। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे कल वाला वीडियो में क्या करेंगे ना, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ये जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन किए थे उसी का करेंगे, ठीक।